भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज झंडूता विधानसभा क्षेत्र के इस कार्यक्रम में जिनका आप अपने अभी जिनका संबोधन सुना, आपके लोकप्रिय विधायक, पूर्व में अधिकारी रहे भाई जीतराम कटवाल जी, बिलासपुर के माननीय विधायक श्री सुभाष ठाकुर जी, जिला के हमारे पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हरदयाल चंदेल जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राकेश गौतम जी, हमारे बिलासपुर जिला के प्रभारी श्री नवीन शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष महेंद्र चंदेल जी, ब्लॉक समिति के चेयरमैन अभिषेक चंदेल जी, वाइस चेयरमैन श्री शेर सिंह जी, जिला परिषद की सदस्य श्रीमती शैलजा शर्मा जी, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य पूर्व में रही सुरेश शर्मा जी, पार्टी के हमारे साथी श्री दिनेश चंदेल जी, मनोज कुमार जी, डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर पंकज राय जी, एसपी श्री साजू राम राणा जी, यहां उपस्थित सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, महिला मंडल के सभी प्रतिनिधि, उपस्थित नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं और प्यारे बच्चों, आज झंडूता विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं इस बात को देख रहा हूं कि ये कार्यक्रम भरपूर ऐसे वक्त रखा गया है जब गर्मी जो है वो प्रचंड अपने दौर में होती है। इन दिनों हालांकि बरसात का भी मौसम है, लेकिन बरसात के मौसम में जब इन इलाकों में आते हैं, बिलासपुर में आते हैं, हमीरपुर में आते हैं, ऊना में आते हैं, अगर बारिश नहीं होती है तो गर्मी का प्रकोप इतना भयंकर होता है, इतना भयंकर होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और यहां मैं देख रहा हूं माताएं बैठी हैं, लेकिन हाथ में कागज लेकर के हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी अपने आप को इस गर्मी से राहत दिलाने की कोशिश कर रही हैं। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं विधायक महोदय जी को कह भी रहा था, इतनी गर्मी में सभा का आयोजन करना ये सजा से कम नहीं है। और इसके लिए दोषी अगर है तो विधायक महोदय हैं। शायद ये परीक्षा ले रहे हैं आप लोगों की कि भाई आप तैयारी में कितने हैं कि आने वाले 4 महीने 5 महीने के बाद चुनाव होगा और उस चुनाव के दौर में हम सबको जाना है, तो उसके लिए आपकी तैयारी कितनी कर है, क्या इस गर्मी को आप सहन कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नहीं तो आमतौर पर ऐसा होता है कि नेता बोलते रहते हैं, लोग अपनी कुर्सी छोड़ करके चले जाते हैं कि तुम बोलते रहो भाई, हमारे बस की नहीं है इस गर्मी में बैठना। लेकिन आपने बहुत धैर्य रखा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नौजवान तो समझ में आते हैं कि भाई वो उनका जोश है, लेकिन बुजुर्ग लोग भी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं और माताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि
एक बार जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए। आज आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आकर के 11 उद्घाटन और 7 शिलान्यास, कुल मिलाकर के 18 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हमको करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और लगभग 95 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आपके इस विधानसभा क्षेत्र में एक दिन हुए। अगर मैं एक एक योजना का जिक्र करने की कोशिश करूंगा तो समय ज्यादा लगेगा और मैं इस गर्मी में जिस प्रकार से आप सारी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं उसमें आप मुझे भी फिर कोसें, इस बात के लिए मैं गुंजाइश नहीं देना चाह रहा हूं, इसलिए मैं उन सारी स्कीमों का जिक्र नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 18 योजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन यहां पर हुआ, जिस पर 95 करोड़ के लगभग खर्च हम कर रहे हैं और किया है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई लोग इस बात को लेकर के कहने की कोशिश करते हैं। आज मैं एक बात को देख रहा था, एक हमारे कांग्रेस के मित्र हैं यहां से, फेसबुक में लिखा है कि मुख्यमंत्री जी आपका तो स्वागत है और मुख्यमंत्री सबका होता है और हम भी इस बात को मानते हैं, भाई हम सबके हैं। कहा कि इस क्षेत्र में आकर के जो विभिन्न योजनाएं हैं, विकास कार्य करने की जो जरूरतें हैं, उनको आप पूरा करें, सिर्फ चुनाव के लिए घोषणा ना करें। मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र में, मेरा ये पहला दौरा नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, ये चौथा दौरा है। और मालूम नहीं उनके जो मुख्यमंत्री पूर्व में रहे वो कितनी बार इस विधानसभा क्षेत्र में आए और क्या देकर के गए। और मैं ये भी देख रहा था, उनने सबका जिक्र किया है, ये बागछाल का पुल भी हमारी देन है, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हमारी देन है, ये सारे विकास कार्य जिनका उद्घाटन कर रहे हैं ये हमारी देन है। मैं एक बात यहां कटवाल जी ने कहा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज जिसका हमने जो 34 करोड़ की लागत है, जिसका भवन का हमने आज शिलान्यास, जिसका उद्घाटन किया 2019 में उसका शिलान्यास किया था और आज वो भवन बनकर के तैयार हुआ और 2022 में अगर वो भवन बनकर के तैयार हुआ, उसमें से बजट की अगर आप तफसील निकालें, डिटेल निकालें कि कौन से कार्यकाल में उस भवन के निर्माण के लिए पैसा दिया गया था। कहना आसान होता है, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आपके विधायक महोदय जी को। जस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि हमीरपुर में चला करता था, यहां पर 2019 में इसकी शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद ये भवन पूरा होना चाहिए। एक बार नहीं, अनेक बार इस भवन को पूरा करने के लिए ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, इस कमी को पूरा करो, हॉस्टल का इंतजाम करना है, सारी चीजों को लेकर के इन्होंने पैसे के प्रावधान, एक एक पैसा जो है इस भवन के निर्माण के लिए यहां पर उपलब्ध कराने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन फिर भी मैं उन सारी बातों में जाना भी नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि विपक्ष के हमारे मित्र हैं, उनने कुछ कहना है और जब कहना है तो वो कहते रहे, लोकतंत्र है। आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने में एक विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है जिस विधानसभा क्षेत्र में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मैं नहीं गया हूं। हमने ऐसे भी मुख्यमंत्री देखे जिनके 5 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो गए, लेकिन आधे से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र उनमें एक बार भी जाना नहीं होता था मुख्यमंत्री का। यह भी स्थिति रही है, लेकिन उसके बावजूद इस विधानसभा क्षेत्र में
जहां विकास को गति देने की बात आती है, जहां विधायक हमारी पार्टी का भी नहीं है, उस विधानसभा क्षेत्र में भी हमने विकास को कभी रुकने नहीं दिया। चाहे कोविड का संकट रहा, कोरोना का इतना बड़ा संकट रहा, लेकिन सतत विकास को गति देने के लिए कोशिश हमने हमेशा की है। आज अगर मैं हिमाचल प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्र में जहां भी जाना हो रहा है, अगर उद्घाटन और शिलान्यास के वहां पर कार्यक्रम होते हैं, 200 करोड़ के 300 करोड़ रुपए के होते हैं, उसकी वजह यह है कि जमीनी स्तर पर वहां पर काम शुरू हुआ है। जहां पुल का निर्माण होना था वहां पर पुल का निर्माण किया गया, जहां भवन का निर्माण होना था स्कूल के, वहां स्कूल के भवन का निर्माण किया गया, जहां हॉस्पिटल के भवन का निर्माण होना था वहां हॉस्पिटल के भवन का निर्माण किया, जहां कॉलेज के भवन का निर्माण होना था वहां पर कॉलेज के भवन का निर्माण किया है। और आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपका बागछाल का पुल का काम चला है और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि वो बागछाल का पुल भी बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। और जैसे विधायक महोदय जी कह रहे थे, अगर वो पुल बनता है तो लगभग जो है आपको आने जाने के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा उसके माध्यम से होगी। और ये बागछाल का पुल बहुत जल्दी हम पूरा करने की स्थिति में हो पा रहे हैं। ऐसा मेरा प्रयत्न है कि कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी बन करके तैयार होकर के आप लोगों की सेवा के लिए यहां पर समर्पित कर दिया जाए। पानी की स्कीम का जिक्र यहां पर कर रहे थे और मैं शायद मेरे को लगता है वो भी हमारी एक कोटधार की हमारी पानी की स्कीम जो है वो बन करके तैयार होने वाली है। लगभग 10-15% काम उसका बचता है और सितंबर के महीने तक हमारा टारगेट है, लक्ष्य है कि उसको हम बना करके पूरा कर लें और लगभग जो 50 करोड़ से भी ज्यादा की राशि से आपके इस विधानसभा क्षेत्र में पानी की स्कीम बनेगी तो आपके इस क्षेत्र की पानी की जो समस्या है उसका समाधान 1 वर्ष के लिए नहीं, 2 वर्ष के लिए नहीं, हमेशा के लिए पानी की समस्या का समाधान आपका होगा। आजकल हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं तो हमारे विपक्ष के हमारे मित्रों को बहुत परेशानी होती है कि मुख्यमंत्री 300 करोड़ रुपए का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। अगर कोई योजना उद्घाटन और शिलान्यास के लिए तैयार हुई है तो क्या उसके लिए क्या मैं किसी बाहर के किसी आदमी को बुलाऊंगा, विदेश से बुलाऊंगा किसी को कि भी तुम आओ उद्घाटन करने के लिए, तुम आओ शिलान्यास करने के लिए। अगर हिमाचल में किसी क्षेत्र में विकास के लिए अगर हमने पैसा दिया है या पैसा दे करके किसी योजना को बना करके हमने तैयार किया है तो हम उसका उद्घाटन भी करेंगे और जिसके लिए हम पैसा दे रहे हैं उसका हम शिलान्यास भी करेंगे। मैंने कभी भी ऐसी बौखलाहट नहीं देखी जो वर्तमान में हमारे कांग्रेस के नेताओं में। जब कुछ नहीं चलता है, जब लोग नहीं सुन रहे हैं, लोग नहीं मान रहे हैं उनकी बात को, तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चीख चीख करके बोलना शुरू कर देते हैं। और मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं, जितना ऊंचे बोलते जिन जिन लोगों को देखा हमने वो वापिस लौट करके विधानसभा के अंदर नहीं पहुंचे, जो इस बात का उनको मुझे लगता है कि थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए इतिहास से भी। ऐसे मान करके बैठे हैं कि जैसे उनकी सरकार आ ही गई है। और ऐसी ही बातें कुछ दिन पहले जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, जिन 5 राज्यों में से एक राज्य में उनकी सरकार थी, पंजाब जो हमारे पड़ोस का राज्य है, उस राज्य के बारे में तो इतना चीख चीख करके कह रहे थे, चन्नी साहब आ रहे थे, लेकिन जब परिणाम निकला तो चन्नी साहब दोनों जगह से निपट गए। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, जिस तरह से शोर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं,
जैसे पंजाब में गए उससे भी बदतर हालत में यहां से जाएंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत है। अभी तो उन्होंने सिर्फ 2 दौरे किए हिमाचल में आने के, अभी हाल ही में परेशान हो गए। मोदी जी शिमला आए, शिमला की माल रोड पर पैदल निकल पड़े। ये माल रोड, जिस माल रोड पर मैं पैदल चला करता था, पुरानी यादें ताजा करने का अवसर प्राप्त हुआ। लोगों ने अभिनंदन किया, स्वागत किया। उनका कलेजा फटा जा रहा है कांग्रेस के लोगों का कि भाई प्रधानमंत्री तो हमारे भी आए, लेकिन वो तो सो करके चले गए, और ये प्रधानमंत्री आए और माल रोड पे गाड़ी छोड़ करके पैदल चल पड़े। और लोगों ने उनका अभिनंदन किया और मोदी जी ने भी उनका अभिवादन को स्वीकार किया। माल रोड के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल गए और इसके मैदान से 8 साल का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात पूरे देश को संबोधित किया नरेंद्र भाई मोदी जी ने। ऐसा नहीं कि हिमाचल की सभा थी, पूरे देश के सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री उसमें उस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, कांग्रेस के भी जुड़े हुए थे। कुछ दिनों के बाद नरेंद्र मोदी जी का फिर से आना हो गया धर्मशाला। कांग्रेस के लोग फिर परेशान हो गए, फिर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। हमने कहा आ रहे हैं, बोलते रुकेंगे भी। मैंने कहा हाँ रुकेंगे भी, रात को रुकेंगे। मैंने कहा आपको कोई परेशानी नहीं? नहीं बोलते मैं तो ऐसे पूछ रहा था। अरे काहे को पूछ रहे हो? प्रधानमंत्री जी हिमाचल आ रहे हैं, हिमाचल को अपना घर मानते हैं, हिमाचल के लोगों के साथ उनका स्नेह है, प्यार है। अगर हिमाचल आकर के प्रधानमंत्री जी रुक रहे हैं, धर्मशाला का इतिहास बन गया। प्रधानमंत्री जी धर्मशाला में 1 नहीं 2 दिन वहां पर चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस में रहे और लोगों ने स्वागत किया। 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की कतार लगा करके लोगों ने उनको अपनी पलकों पर बिठाया। और मुझे नहीं मालूम आज से पहले कोई प्रधानमंत्री धर्मशाला आए हों और वहां पर रुके हों, लेकिन हमें गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, विश्व के सबसे मजबूत नेता हैं, वो हिमाचल आए, धर्मशाला आए और रात को भी ठहरे। 2 दिन वहां पर रुक करके जो है उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। अभी तो बरसात का मौसम है, नहीं तो अभी तक और तीसरी बार आ जाना था उन्होंने। अभी हमने ही कहा कि थोड़ा बरसात कम होने देते हैं, उसके बाद फिर आइए। और मैं आपके बीच में ये जरूर कहना चाहूंगा, आएंगे प्रधानमंत्री जी, बहुत जल्दी आएंगे, चंबा जाएंगे। आपके बिलासपुर में एम्स का भवन बन करके तैयार हो रहा है और लगभग तैयार हो गया है, और इसी महीने के अंत में या अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री जी एम्स का उद्घाटन करने के लिए बिलासपुर भी आएंगे। ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, और कांग्रेस के हमारे मित्र सुन लें कि बिलासपुर में भी आएंगे और बिलासपुर में भी लोगों से मिलेंगे, बिलासपुर में भी लोगों को संबोधित करेंगे। और साथ में हमारी पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनकी देन है ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारा बिलासपुर का, वो भी साथ में आएंगे। अनुराग ठाकुर जी भी साथ आएंगे। परेशान हुए पड़े हैं। शोर डालते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कहां बनेगी, कैसे बनेगी? जब लोग बनने देंगे तब ना। अरे लोगों के मन में प्यार है, स्नेह है, तो वो एक नेता के प्रति है जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी जी है। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जो यहीं बिलासपुर से ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं, उनके आह्वान पर हिमाचल प्रदेश में फिर हिमाचल ने मन बना लिया है, चाहे कुछ भी हो। इस बार कोरोना के इस दौर में काम हुए हैं, बहुत हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर कमी रही है, इस कमी को पूरा करने के लिए फिर से हिमाचल में भाजपा की सरकार बनना जरूरी है। डबल इंजन की सरकार होगी तो हिमाचल आगे बढ़ेगा, और हिमाचल की जरूरत नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना है, और इस कमी को हम कभी भी छूटने नहीं देंगे। इस कमी को हम पूरा करेंगे। आज से पहले दौर चलते रहे होंगे 5 वर्ष के बाद बदलाव के, लेकिन अब की बार हमने तय किया है,
इस रिवाज को ही बदल डालेंगे, हिमाचल में फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। हमको दिल को अपने, उनको, हमारे मित्रों को अपने संतोष देना है तो वो देते रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं बोलता, यहां तो रिवाज बना हुआ है, एक बार आपकी एक बार हमारी, हमारी और आपकी ऐसी चलती रहती है। मैंने कहा उत्तराखंड में भी ऐसे ही बोला करते थे, क्योंकि जब से उत्तराखंड अस्तित्व में आया कोई सरकार रिपीट नहीं हुई वहां पर, लेकिन अभी उत्तराखंड का चुनाव हुआ, भाजपा की सरकार थी, फिर भाजपा की सरकार बनी, धामी जी मुख्यमंत्री थे, फिर मुख्यमंत्री बनकर के वहां पर मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 37 वर्षों के बाद लगातार वहां भी बदलाव होता था। 37 वर्षों के बाद ठहराव आया है, भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार देश है। और इस छोटे से प्रदेश में नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद जिस प्रकार से हम सब लोगों के साथ है, हम निश्चित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, हर हालत में इस बात को तय करेंगे, इस बार इस रिवाज को, बदलाव के रिवाज को बदलेंगे और हिमाचल भी गुजरात की तरह भाजपा के साथ फिर भाजपा की सरकार। वो कहते हैं ना, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, बार बार भाजपा, लगातार भाजपा। ये आने वाले समय में हम हिमाचल प्रदेश में भी हम शुरू करेंगे। जब हम बोलते हैं ऐसे तो कांग्रेस को बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है, सो नहीं पाते हैं, कई संदेश करते हैं कि भाई साहब बाकी तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे हालात हुए तो पूरे देश में तो हम समाप्त हो गए, कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई है, लेकिन हिमाचल में थोड़ी सी बची है, थोड़ी सी बची है, तो उसके बाद तो कहीं मिलेगी नहीं। मैंने कहा भाई कर्म ही ऐसे किए हैं आप लोगों ने, अब कर्म का भुगतान करना पड़ेगा, ये बात तय है। उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा सीटें हैं और कांग्रेस की कितनी आई? 2। और अब जाकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रहा है, जैसे कि तुमने तो किसी को नौकरी के बिना छोड़ा ही नहीं। ऐसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश में एक भी बेरोजगार नहीं था भाजपा की सरकार आने से पहले। अगर आज हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों का आंकड़ा, जिसको कई बार 10 लाख बोलते हैं, कई बार 8 लाख बोलते हैं, कई बार 9 लाख बोलते हैं लोग, जो भी होगा आंकड़ा, लेकिन उसके बावजूद इसमें दोषी वो लोग हैं जो लंबे समय तक सत्ता में रहे, और लंबे समय तक सत्ता में कोई पार्टी रही है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में घोषणा की 10 लाख लोगों को 2024 से पहले हम पूरे देश भर में रोजगार देंगे। और उसी प्रकार से जितने भी बेरोजगार हैं, जिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते, उनको स्वावलंबन के माध्यम से उनको हम अपने पांव पर कैसे खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए प्रयत्न करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि इस देश में, इस प्रदेश में बेरोजगारी तो तब से शुरू हुई जब से भाजपा की सरकार आई। आज आदरणीय प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री के 8 साल हो गए नरेंद्र भाई मोदी जी को। एक घटना बता दो भ्रष्टाचार की, आप एक नेता का नाम लीजिए जिस नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ पूरे देश भर में। इसलिए नहीं लगा क्योंकि देश में परिवर्तन हुआ है, एक ईमानदार व्यक्ति जो है, एक ईमानदार नेता जो है देश का नेतृत्व कर रहा है, जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। नहीं तो दौर क्या होता था, 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, ये दौर आजकल हमको देखने को मिलते, लेकिन 1 रुपए का घोटाला नहीं।
ये अंतर है जिस अंतर को पूरे देश ने समझा है और यहां हिमाचल प्रदेश में हमारे विपक्ष के मित्रों को भी समझाना होगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, दुनिया उनकी एक झलक पाने के लिए तरसती है। और एक वक्त कांग्रेस के राज में 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, विदेश जाते थे, ना जाने का पता लगता था ना आने का उनका पता लगता था, क्योंकि कोई महत्व उनको नहीं दिया जाता था। देश का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत निम्न स्तर पर चला गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। भाइयों और बहनों, जहां हिमाचल प्रदेश में हम इन दिनों में देख रहे हैं इन कांग्रेस की बातों को, घोषणा कर दी कुछ नेताओं ने कि हमारी सरकार आएगी तो हम जयराम की सारी स्कीमों को बंद कर देंगे। हमने बुजुर्गों के लिए 60 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया, तो कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कह रहे हैं कि हम जयराम की स्कीमों को बंद कर देंगे। यानी कि वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, जयराम आज 7 लाख लोगों को, बुजुर्गों को पेंशन दे रहा है हिमाचल प्रदेश में। वो 400 करोड़ खर्च करते थे हिमाचल प्रदेश में, मैं 1300 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में उन बुजुर्गों की सेवा के लिए खर्च रहा हूं, क्योंकि बुजुर्गों के बिना दुनिया अधूरी है, मैं ये कहना चाहता हूं। हमने हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के इलाज के लिए हिमकेयर की शुरुआत की। 50 साल सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही, गरीब आदमी बीमार होने पर विवश हो जाता था घर गिरवी रखने के लिए, घर जमीन बेचने के लिए, क्योंकि उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं होता था। हमने कहा यह नहीं होना चाहिए। अगर कोई गरीब आदमी बीमार होता है, बीमार जब होता है उसके इलाज का इंतजाम करना चाहिए, यह सरकार की जिम्मेवारी है। पहली बार हमारी सरकार ने हिम केयर की शुरुआत की। आज कोई आदमी अगर बीमार होता है, सबसे पहले वो हिम केयर का कार्ड जेब में ढूंढ करके डालता है, उसके बाद हॉस्पिटल में गाड़ी में बैठ करके पहुंचता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इससे मेरा इलाज होगा। और कांग्रेस कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम बंद कर देंगे। वो चाहते हैं कि गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए वो तड़प तड़प करके मर जाए, इस दुनिया से चला जाए। हमने हर घर को गैस का चूल्हा दिया। कांग्रेस सत्ता में इतने लंबे समय तक रही, और हमने हिमाचल प्रदेश में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत पूरे देश के लिए की, वहां हमने गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। हमने हिमाचल प्रदेश में 3,31,000 से ज्यादा चूल्हे, गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए। कोई आदमी अगर यहां हाथ खड़ा करे कि मेरे घर में गैस का चूल्हा नहीं है, तो हम कल उसको घर में गैस का चूल्हा पहुंचा देंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम बंद कर देंगे, गैस का चूल्हा भी बंद करेंगे। क्या करेंगे? गैस का चूल्हा घर से उठा के ले जाएंगे, रसोई से। यह सोच है उन लोगों की काम करने की, आप अंदाजा लगाइए। हमारी सरकार ने यह तय किया कि अगर महिलाओं की संख्या 50% आबादी का है, तो ऐसे में उनके बारे में सोचना चाहिए। तो हमने सोच करके घोषणा की। हमने जुलाई के महीने में जो है 30 तारीख को हमने शुरुआत की, 30 जून को धर्मशाला से, कि जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं उनमें बसों में आने जाने का किराया आधा लिया जाएगा, आधा नहीं लिया जाएगा। और कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम आएंगे तो वापिस लेंगे। अब तय करो माताएं बहनें क्या करना चाह रही हैं। गैस का चूल्हा वापिस जाना चाहिए क्या? जोर से बोलिए ना। नहीं जाना चाहिए। क्या बस का किराया फिर से जो है पूरा लेना चाहिए आप लोगों से? नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए महिलाओं को, माताओं बहनों को काम करना होगा, घर घर में जाकर के, कि अगर ये सत्ता में आए तो बस का किराया जो माफ किया हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने,
उसको भी वापिस लेंगे। गैस का चूल्हा भी उठा करके ले जाएंगे। ये कांग्रेस के एक नेता नहीं, अनेक नेताओं ने मंच पर से भाषण दिए हैं। मैं इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। हमने नौजवानों के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत वो अपना कारोबार करे, अपने कारोबार से अपना परिवार के लिए आजीविका कमाए, अपने परिवार के लिए वो रोजगार का साधन अपनाए। हमने कोशिश की और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हजारों की संख्या नौजवानों में जो है आजीविका योजना के अंदर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत काम करना शुरू किया। और कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हम आएंगे तो हम वापिस करेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में गांव में रहने वाले सभी पानी के नलकों का जो किराया लिया जाता, तो हमने कहा इस किराए को हम छोड़िए, क्योंकि आधे लोग दे रहे हैं, आधा नहीं दे रहे हैं, हम किसी से भी नहीं लेंगे। हमने ये तय किया। और कांग्रेस वाले बोलते हैं अगर हम आएंगे तो हम सबसे किराया लेंगे। तो विचार करना पड़ेगा। हमने हिमाचल प्रदेश में यह तय किया कि जुलाई महीने के बाद जो बिजली का बिल आएगा उसमें 125 यूनिट जिस आदमी के घर में खर्च होते हैं उसको कोई बिल नहीं आएगा। उसको कितना बिल आएगा? 0 बिल आएगा। 0 बिल का मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितने लोग यहां पर बैठे हैं, इस महीने का जब जुलाई महीने का जब बिल आएगा तो आपको कितना बिल आएगा? 0 बिल आएगा, क्योंकि 125 यूनिट हम खर्च नहीं कर पाते हैं। हां, किसी के घर में कोई मशीन लगी है, कोई उद्योग लगा है तो ज्यादा खर्च होता होगा, लेकिन घर में बिजली के लिए, इसके लिए जो हम लट्टू जलाते हैं, फैन चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, उसमें 125 यूनिट से ज्यादा खर्च नहीं होता है। 15 लाख से ज्यादा परिवार जो है इसके लिए लाभान्वित होंगे। और कांग्रेस वाले बोलते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो पूरा किराया वसूल करेंगे। तो आप देख लीजिए, इन सारी बातों का जवाब मुझे लगता है कि आप सबको देना होगा। और भाषण दे रहे कांग्रेस के नेता कि हिमाचल के लोगों को मुफ्तखोर बना दिया, मुफ्त खाने की आदत डाल दी उनको। और उनको कहिए, अब आएंगे आप सबके बीच में, उनको कहिए कि आपने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। आपने कहा कि हम मुफ्तखोर हैं, तो हम मुफ्तखोर ही सही। तो इसलिए आपको अब की बार सहयोग नहीं होगा, क्योंकि आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे हमारी आत्मा को ठेस पहुंची है, हमारी भावना को ठेस पहुंची है। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं। उन बातों को मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आओ आने वाले समय में आप तैयारी करें। और हिमाचल प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, हम चाहते हैं कि यहां इस विधानसभा क्षेत्र झंडूता से एक बार फिर से भाजपा के विधायक शिमला पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा पहुंच करके सरकार बनाने में अपना योगदान दे, सरकार चलाने में अपना योगदान दे। उसके लिए मैं आप सबके बीच में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि भाई जीतराम कटवाल जी बहुत परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप सबके बीच में। लगातार अधिकारी रहने के बावजूद भी लगातार दौड़े रहते हैं। रात को फोन करेंगे, सवेरे फोन करेंगे। आज यहां पर कार्यक्रम से आने से पहले कल रात को शिमला थे। रात के 9:30 बजे के बाद तो शिमला से चले, क्योंकि शिमला में मुझसे मिलने आए थे कि आप आ रहे हैं। तो मैंने कहा आप क्यों आए, आप वहां पर कार्यक्रम की तैयारी करो। नहीं बोलते, मैंने कहा कि आपसे मिलकर के चलूं मैं। यानी कि आपके लिए लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और यहां आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हुआ, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। कुछ और चीजों का जिक्र यहां पर किया है, उस बारे में मैं इतना ही जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें इन्होंने और बताई हैं, कुछ और उसमें एडिशन करने की हम कोशिश करेंगे। नहीं तो हमारे कांग्रेस के मित्र यही सोचते हैं कि मुख्यमंत्री आए थे लेकिन यहां उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद और कुछ नहीं दिया, तो ऐसा शोर डालने की कोशिश करते हैं। और मेरा मानना है कि हर बार ये देना संभव नहीं होता है। हम तो 4 बार आए और चारों बार कुछ ना कुछ दे करके गए। और आपके इस विधानसभा क्षेत्र में चाहे अटल आदर्श विद्यालय की शुरुआत पूरे प्रदेश के लिए शुरू करनी थी, हमने आपके इस विधानसभा क्षेत्र झंडूता से उसकी शुरुआत की है। सबसे पहला
अटल आदर्श विद्यालय की अगर शुरुआत हुई तो आपके इस विधानसभा क्षेत्र में हुई है, और इसलिए बहुत सारी योजनाओं को आपके इस विधानसभा क्षेत्र में हम शुरू किया है जो आने वाले समय में पूरा होने वाली है। यहाँ कुछ बातों का जिनका जिक्र किया उनका मैं से कुछ का जिक्र मैं भी कर देता हूँ और उनको हम पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। एक तो ये कहा गया कि साइंस क्लासेस शुरू होनी चाहिए कोसरिया में। यहाँ पर हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोसरिया है, तो मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ साइंस क्लास कोसरिया में और दूसरा सलवाड़ में, दो जगह बोला है उनने, दोनों जगह साइंस की क्लासेस जो है वो दोनों सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम शुरू करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, इसको पूरा करेंगे। और एक और चीज बात कही गई भी, एक मिडिल स्कूल है डुहक और इसको अपग्रेड करके जो है उसको हाई स्कूल बनाने की बात कही गई है। मैं मिडिल स्कूल डुहक को अपग्रेड करके इसको हाई स्कूल करने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ ताकि यहाँ के बच्चों को वहीं पर ही शिक्षा की सुविधा मिल सके, इस बात को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और उसके साथ एक और स्कूल है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अमरोहा, इसको इस प्राइमरी स्कूल को कहा गया इसको अपग्रेड करके इसको मिडिल स्कूल करने की बात कही गई है। तो मैं इस स्कूल को ग्राम पंचायत बलघार में पढ़ता है ये, इस स्कूल को जो है मैं अपग्रेड करके मिडिल स्कूल करने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ ताकि ये वहाँ के बच्चों को भी वहीं नज़दीक में शिक्षा की सुविधा मिल सके। और एक और मिडिल स्कूल है बुहाड़, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बुहाड़ है और उसको अपग्रेड करने की बात कही गई है, इसको हाई स्कूल करने की बात कही है। इस स्कूल को भी मैं बुहाड़ मिडिल स्कूल को भी अपग्रेड करके हाई स्कूल करने की आपके बीच में यहां पर घोषणा करता हूं। और उसके साथ साथ में एक स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल मरोतन जो है वो उसको अपग्रेड करके इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की बात कही गई है। बच्चों की संख्या ठीक होनी चाहिए यहाँ पर, और अगर बच्चों की संख्या ठीक पाई जाती है तो इस स्कूल को भी मैं हाई स्कूल से अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। इसके अलावा आगे बढ़कर के एक बात और कही गई है कि पुलिस पोस्ट जो है यहाँ पर गेड़वी और कलोल दो जगह कहा गया है कि यहाँ पर पुलिस पोस्ट होनी चाहिए। ये दोनों जगह थोड़ा कठिन इलाका है, इस इलाके की सुविधा के हिसाब से वहां पर होनी चाहिए, तो दोनों जगह पुलिस पोस्ट की भी स्वीकृति हम देंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, इसको भी हम करेंगे। एक पटवार सर्कल मलराव करके है, जहां मांग की है उन्होंने कि भी यहाँ पर ये पटवार सर्कल खुलना चाहिए, तो मलराव में एक नया पटवार सर्कल खोल करके देंगे ताकि रेवेन्यू के केसेस को लेकर के कामकाज को वहां पर सुविधा लोगों को वहीं पर वहां नजदीक मिल सके। और एक और आगे बढ़कर के एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिस की जो है ऑफिसर की एक ऑफिस खोलने की बात आ रही है गेढ़वी, तो गेढ़वी में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का पद जो है स्वीकृत करके यहां पर खोला जाएगा। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, उसको भी हम पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त एक यहां पर कहा गया कि जल शक्ति सब डिवीजन तलाई में खोलने की बात कही गई है, और इसके लिए क्योंकि इसकी प्रपोजल हमको मंगवानी पड़ेगी क्योंकि इसमें सेक्शन भी, तो इसके लिए इस विभाग को मैं जल शक्ति विभाग को मैं कह रहा हूं कि इसकी प्रपोजल जल्दी से बना करके भेजें, और जल्दी से बना करके इस प्रपोजल को हम ठीक तरह से देख लेंगे और उसमें नॉर्म्स के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट रहती है जिन चीजों की वो पूरी होनी चाहिए, और अगर पूरी होने के करीब होंगी तो निश्चित रूप से जल शक्ति का सब डिवीजन खोलने की भी बात जो मांग की है यहां, उसको भी पूरा करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, उसको भी पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ के काम करेंगे। और उसके बाद एक और चीज बताई गई है, एक नई पीएससी जड्डू में खोलने के लिए बात कही है, तो ये पीएससी जड्डू की जो है इसको हम खोलेंगे, इसको भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, इसको भी पूरा करेंगे। और दूसरी दो चीजों को लेकर के ही है, एक पीएससी गेढ़वी और पीएससी कलोल, दो पीएससी कही है, इनको अपग्रेड करने की बात कही है। अगर ये नॉर्म्स को पूरा करते हैं तो इनको दोनों को पीएससी से इसका दर्जा बढ़ा करके सीएससी करने की
बात को भी पूरा किया जाएगा। जो आग्रह हमारे सामने किया है ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, इसको भी पूरा करेंगे। ये और एक और चीज यहां पर बताई गई है, जो इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन जो बताया यहां पर, और ये सब डिवीजन खोलने के लिए कहा है जेजवी में यहां खोलने की बात कही है, और ये शायद बैकवर्ड एरिया है शायद मेकल में, तो वहां पर उस एरिया में खोलने की बात कही है। इसको भी पूरा करेंगे और इसकी भी सारी प्रपोजल मंगवा लेंगे ताकि यहां पर इसको भी पूरा कर सके। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और एक और चीज यहां पर कही गई है कि सब तहसील तलाई खोलने की बात कही गई है, और मुझे जो जानकारी मिली कि यहां पटवार सर्कल में कल 7-8 पटवार सर्कल होंगे। मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि इसकी प्रपोजल आप बना करके भेजिए, और आपके बीच में मुझे ये कहना है कि अगर पॉपुलेशन और सारी चीजें इसके नॉर्म के मुताबिक इसमें जो हम उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो तलाई में एक सब तहसील खोलने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं। इसको भी पूरा करेंगे ताकि वहां, क्योंकि वहां देव सिद्ध हमारा बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है, और मंदिर में भी नगर पंचायत साथ में है, और नगर पंचायत के सीईओ के नाते भी वहां पर जो है इनके पास ये काम दिया जा सकता है। उस दृष्टि से भी इसका लाभ रहेगा, और इस सब तहसील को बनाने से निश्चित रूप से उस इलाके के लोगों को रेवेन्यू से संबंधित जितने भी कामकाज हैं उनको निपटाने में, उनका समाधान करने में सुविधा रहेगी। और अंत में एक बार और मैं कहना चाह रहा हूं, एक और जो कहा गया है कि बलसीना में कहा गया कि यहां पर कॉलेज खुलना चाहिए, और बात तो ये आ रही थी कि गर्ल्स कॉलेज की बात कही गई है। हम थोड़ा इसको एग्जामिन कर लेंगे। गर्ल्स कॉलेज के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, बेटियों की स्ट्रेंथ कितनी हो पाएगी। कई बार हमने देखा है कि जिला मुख्यालय में जो हमारे गर्ल्स कॉलेज खोले गए हैं वही ठीक प्रकार से व्यवस्थित ढंग से चल पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी जगह जो गर्ल्स कॉलेज खोले गए हैं वहां की स्ट्रेंथ में कमी रह जाती है कई बार। लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, आपके यहां पर फिलहाल में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूं, और डिग्री कॉलेज आपका बलसीना, बेटियां भी पढ़ें बेटे भी पढ़ें, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। इतना मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। आपने जो कहा हमने वो किया कि नहीं किया? अब आप वो करेंगे जो हम कहेंगे। आप समझ सकते कि मैं क्या कहने वाला हूं। नवंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और आपके विधायक महोदय यहां पर काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में जब मैंने कहा कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से हम हिमाचल में भाजपा की सरकार बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे, और जो रिवाज बदलने की बात कही है इस रिवाज को बदल करके छोड़ेंगे। अब की बार जो बदलाव की बातें हमेशा हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं, अब की बार हिमाचल में भाजपा की सरकार बनाने में आपका फिर भी उसी तरह का योगदान रहेगा जो 2017 में रहा है। उस योगदान को आप दीजिए। हम हिमाचल में भाजपा की सरकार देंगे, डबल इंजन की सरकार होगी। नरेंद्र भाई मोदी जी दिल्ली और हिमाचल में फिर भाजपा की सरकार। फिर आपके क्षेत्र के लिए जो कमी रही होगी, कसर रही होगी, उसको पूरा करेंगे। इतना मैं कहना चाहता हूं। आप सबका आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यहां पर कहा गया कि यहां आने पर